ये सब हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। आफ्टर दैट आपको डिपेंडेंस बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, एरिया के मैग्नीट्यूड पे, एंड एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पे आपका डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड, राइट। इसके बाद हमने क्वेश्चंस किए थे डिपेंडिंग ऑन दिस कंसेप्ट E.ds पे। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दिया था, वी कैलकुलेटेड फ्लक्स यूजिंग द फॉर्मूला। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन किया था, है ना, एक स्फीयर के लिए जो रिस्पॉन्स आया था, मैंने आपको बोला था कि इस पर्टिकुलर आंसर को याद रखना कि Q अपॉन एप्सिलॉन नोट आएगा, राइट। इसके बाद हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पहला वाला था लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और थर्ड वन था रो, जिसको हमने बोला था इट इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। फिर ये क्वेश्चन किया था बेस्ड अपॉन दी सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है ये हमने कैलकुलेट किया था बेटा। उसके बाद ये फॉर्मूलाज देखे थे, तो हमने अपनी क्लास यहाँ कंक्लूड कर दी थी लास्ट वाली, ठीक है। अब इसके आगे का आज पढ़ेंगे। अब नोट्स हेडिंग डालो आप, गोज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, गोज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हेडिंग डालो, गोज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, चलो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज गोज लॉ। तो एक बार ये रीडिंग, एक बार इसकी स्टेटमेंट पढ़ो और ध्यान करो कि जो क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम देखा था Q बाय एप्सिलॉन नोट, उससे ही मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये स्टेटमेंट लिखवाई भी थी मैंने आपको क्लास नोट्स में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू अ क्लोज सरफेस एस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो फ्लक्स फाई जो होगा वो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट होगा, राइट। तो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमारे पास एक तरीका था E.ds, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्टेड विद द एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें आपका कोई एरिया आएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट गिवन एरिया इज नथिंग बट E.ds। और दूसरा तरीका क्या है, गॉस लॉ से, ये क्या बोलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब आपको एक सरफेस दिख रहा है बेटा यहाँ पे S, दिस इज द सरफेस S। यहाँ पे चार्जेस एनक्लोज्ड, जो इसके अंदर चार्जेस है वो कौन कौन से हैं, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 एंड प्लस Q5। तो दीज आर द चार्जेस विच आर एनक्लोज्ड इनसाइड दिस क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो अगर इन चारों चार्जेस की वजह से अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़े, तो कैन आई कैलकुलेट यूजिंग गॉस लॉ। जो अभी गॉस लॉ ने बोला कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्जिंग आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जितने भी चार्जेस हैं बेटा, देखो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर निकल रहा होगा ऐसे, तो जितना भी निकलेगा वो इसी क्लोज्ड सरफेस से एग्जिट करेगा, है ना। नेगेटिव चार्जेस के अंदर आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितना भी एंटर करेगा उसको इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू ही एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर Q3। तो जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्लोज्ड सरफेस की वजह से ही आएगा जो भी आंसर आएगा, और Q5 से जो एमर्ज करेगा वो भी इस सरफेस के थ्रू ही एमर्ज करेगा, ठीक है। तो अब आप देखो, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उनका एक पैटर्न रहेगा, जैसे मैंने आपको सिमुलेशन में दिखाया था ना कि दे विल रिपेल अट्रैक्ट, है ना, तो वो टर्न हो जाएंगी ऐसे। तो ऐसे डायरेक्टली नहीं रहेंगी, बट जितनी भी फील्ड लाइंस आपको दिख रही है यहाँ पे, तो दे हैव टू क्रॉस दिस क्लोज सरफेस। तो अभी गॉस लॉ क्या बोलेगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ऑल द एनक्लोज्ड चार्जेस इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस S निकालेंगे बेटा, तो एनक्लोज्ड चार्ज कैलकुलेट करेंगे। एनक्लोज्ड चार्ज क्या आएगा, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q5, इन सबको जोड़ दिया तो आपका टोटल एनक्लोज्ड चार्ज मिल गया, द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस सरफेस S, और उसको एप्सिलॉन नोट से डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। जो नोट करना है आपको नोट कर लो एक सेकंड, थोड़ा टाइम लेके, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे एंड देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस।
ठीक है, चलो अब देखो जो गॉसियन सरफेस है, जो ये सरफेस ऐसा है इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। जो गॉस लॉ में यूज किया जाए वो गॉसियन सरफेस। इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि ये क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, कभी भी ओपन नहीं होगा। ओपन कैसे हो सकता था बेटा, जैसे मान लो कि ये स्फीयर है और एक साइड से खुला हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ ओपनिंग है, ऊपर ये इनकम्प्लीट है, कोई ना कोई ओपनिंग है, तो इसके अंदर अगर चार्जेस होंगे तो उसकी वजह से आप गोज लो यूज करके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे एस्केप करेगा जो ओपन एरिया है, और उसके लिए आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो गोज लो कैन ओनली बी यूज्ड फॉर क्लोज्ड सरफेसेस, ओपन सरफेसेस के लिए आप यूज नहीं कर सकते। तो गोजियन सरफेस हैज टू बी ए क्लोज्ड सरफेस, और उसका शेप साइज कुछ भी हो सकता है। शेप एंड साइज ऑफ गोजियन सरफेस कैन बी एनीथिंग, but the only thing is it should be a closed surface and it should enclose some charges। उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज enclosed होना चाहिए था। दो चीज हो गई, पहले क्या, the surface should be a closed surface and the second thing is कि the charge should be enclosed within this Gaussian surface, right? अब देखो यहाँ पे देखो आप लोग, क्या आपको तीन चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, Q1 Q2 एंड Q3? यस बेटा। yes अब S1 S2 S3 थ्री सरफेसेस भी दिखाई दे रहे होंगे। अब मुझे बताओ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 निकालना है, तो S1 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या आता है, क्या आएगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या वैल्यू आएगी, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, S2 के लिए बताओ, S2 के लिए क्या रहेगा, S2 में कितने चार्जेस एनक्लोज्ड हैं, सरफेस नंबर 2 जो रेक्टेंगल दिख रहा है उसमें कितने चार्जेस एनक्लोज्ड हैं, सेम ही चार्ज है, तो फ्लक्स की वैल्यू भी सेम ही आएगी, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बाय S3 के थ्रू। S3 में भी वही चीज है ना। तो देखो शेप साइज पे मैटर नहीं कर रहा, कोई भी शेप हो गॉसियन सरफेस की, बस द प्रॉपर्टी इज कि अंदर उसमें कुछ चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए और सरफेस आपका ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, राइट? ठीक है, इतनी बात हमें समझ आती है। हाँ जी, यस सर। अब ये आपको समझा दिया। अब देखो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू Q फाई इज इक्वल टू Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही E डॉट डी एस के बराबर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर करके वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा ना, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें किसी पर्टिकुलर शेप एंड साइज ऑफ ज्योमेट्री के बारे में नहीं पता, किसी पॉइंट चार्ज का तो हमें पता है फॉर्मूला Q/R², बट अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस होंगे तो उसके लिए वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग दिस गॉस लॉ, कि Q/ε0 करेंगे और ds कैलकुलेट कर लेंगे एरिया, तो ds एरिया इधर डिवाइड कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। वी विल बी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वेरी सून, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया कि गॉसियन सरफेस होता है, और गॉसियन सरफेस का कोई भी शेप हो सकता है, कोई भी साइज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, कि आपको किस चीज़ को कैसे टाइप ऑफ चार्ज को एनक्लोज करना है, राइट? ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज हम ध्यान रखते हैं, ऑल्दो द शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस कैन बी एनीथिंग, बट हम क्या ध्यान रखते हैं बेटा, हम इस तरीके का गॉसियन सरफेस चूज करते हैं कि या तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर हो जाए, किसके, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस के। अगर एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब हुआ कि एक्चुअल एरिया विल बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और कोई भी फील्ड लाइन उस एरिया को क्रॉस नहीं करेंगी। जैसे मान लो ये कोई एरिया ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर आपका एक्चुअल एरिया से परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग इन द आई कैप डायरेक्शन और एरिया वेक्टर वर्टिकल डायरेक्शन, तो दे आर एट 90 डिग्री। तो ऐसे केस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया से क्रॉस नहीं करेंगी, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा इस केस में। और दूसरा होगा, दूसरा चॉइस ये रख सकते हैं कि कोशिश करें कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न होगा, मान लो ऐसे है आई कैप में, और एरिया आपका पैरेलल है, यानी एरिया पैरेलल मतलब कि एक्चुअल एरिया विल बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बट एरिया वेक्टर विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों पैरेलल हो गए, तो यानी कि मैक्सिमम लाइन, ऑल ऑफ द लाइन विल पास थ्रू दिस गिवन एरिया। तो हम ऐसा चॉइस करते हैं गॉसियन सरफेस का कि या तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाए सरफेस के, या
परपेंडिकुलर हो जाए, या इनका कॉम्बिनेशन है ना। तो इन बिटवीन जो एंगल्स रहेंगे उनको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी शुड नॉट कैलकुलेट कोस थीटा, हमें कैलकुलेट ही ना करना पड़े, क्योंकि कोस 0 हमें पता है 1 होगा, तो इस केस में इट विल बी कोस 0 विल बिकम 1, और जब ये 90 डिग्री होगा तो कोस ऑफ 90 डिग्री हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 फ्लक्स या फिर मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक, चलो अब ट्राई करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई टू सॉल्व दिस एंड गिव मी द आंसर। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिनका आंसर आएगा हैंड रेज कर लेंगे बेटा। शाबाश पर सब लोग करो भाई फटाफट। देखो आपको दिया है पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ इट। ठीक है, एक स्फीयर दिख रहा है बेटा, दिस स्फीयर इज अ क्लोज्ड सरफेस या ओपन सरफेस है स्फीयर? क्लोज सरफेस है, और चार्ज कितना स्टोर्ड है इसके अंदर? q। क्यू तो q चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो हम गोज लॉ से क्या बोलेंगे, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द स्फीयर इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। साइलेंट ठीक है, और हेमिस्फेरिकल पार्ट से कितना आएगा, अगर टॉप मोस्ट पार्ट जो ब्लू से शेड कर रखा है मैंने, उसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा बेटा? q by 2 epsilon q बाय 2 एप्सिलॉन। भाई टू पूरे स्फीयर से एप्सिलॉन निकला 2 बाय एप्सिलॉन, तो आधे से कितना निकलेगा? q बाय 2 एप्सिलॉन अपर पार्ट से और q बाय 2 एप्सिलॉन अपर पार्ट से। ठीक है, तो आधे से देखेंगे तो q बाय 2 एप्सिलॉन निकलेगा, तो q 5 फ्रॉम हेमिस्फेरिकल पार्ट इज q बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, चलो तो ये हमारा आंसर आया q बाई 2 एप्सिलॉन। अब देखो दोनों से बराबर रहेगा, देखो अपर हेमिस्फीयर से और लोअर से, तो दोनों में से ही कितना आएगा, एक से q बाई 2 एप्सिलॉन, तो रिमेनिंग दूसरे वाले से भी q बाई 2 एप्सिलॉन, दोनों को जोड़ दोगे तो कंप्लीट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस क्लोज्ड स्फेरिकल शेल है ना। अब सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, करो इसको ट्राई करो।
सब लोग हाथ नीचे कर लो, फिर आंसर आएगा तो रेज करना। सब लोग करो भाई, घबरा क्यों गए यार? फ्लक्स सोचो ना, फ्लक्स क्या होता है? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ अ सरफेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दो स्फीयर्स हैं देखो क्वेश्चन में, एक इनर स्फीयर एक आउटर स्फीयर। तो इनर से दे दिया 25 वोल्ट मीटर का फ्लक्स आ रहा है, आउटर से कितना आएगा? सेम। सेम आएगा कि अलग आएगा? सोचो एक बार बच्चों। देखो बहुत सारे चार्जेस थे, तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस रेड कलर स्फीयर इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। सिमिलरली अगर बात करें टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस ब्लू कलर का स्फीयर, वो कितना है बेटा? सेम है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो जितना फील्ड लाइंस रेड कलर के स्फीयर को क्रॉस करेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस ब्लू वाले को क्रॉस करेंगी। तो दोनों ही केस में क्या आएगा? एनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू बराबर है, वो भी हमें पता है, तो वैसे निकाल लो Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। और अगर फील्ड लाइंस के हिसाब से देखो तो जितनी फील्ड लाइंस आपको रेड कलर के स्फीयर को क्रॉस करेगी, ठीक उतनी फील्ड लाइंस ब्लू कलर के स्फीयर को भी क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो वैल्यू देखो कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। जो इनर स्फीयर है उसका रेडियस आपको 10 दे रखा है, तो 10 वाले के थ्रू 25 वोल्ट मीटर का फ्लक्स है। ठीक है, तो ये 10 था, ये 10 वाले के थ्रू 25 है। तो बाहर वाला जो 20 वाला है उसके थ्रू भी तो कितना रहेगा? उसके थ्रू भी 25 वोल्ट मीटर ही रहेगा। तो यह कैलकुलेट ही नहीं करना था, घबराना नहीं है कि क्वेश्चन आ गया, चित्र देखो और सॉल्व कर दो। तो द आंसर इज 5 थ्रू 20 सेंटीमीटर स्फीयर इज 25 वोल्ट मीटर। ये यूनिट वोल्ट मीटर एक बार पोटेंशियल समझा दूंगा तब समझ आएगा। ठीक है, पोटेंशियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, तो उसके नोट्स आपको पढ़ाएंगे फटाफट, एक बार रिलेट कराएंगे 15-20 मिनट में सारा पढ़ा के, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, और उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा आंसर आया 25 वोल्ट मीटर। चलो अब ये क्वेश्चन करो, इसमें 3 पार्ट है। फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब इफ चार्ज Q is placed at the center of the cube, at the face of the cube and at the corner of the cube। तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन कितना परसेंट चार्ज जो है वो क्यूब के अंदर है ना। क्यू एनक्लोज्ड पे ध्यान देना है कि व्हाट इज द एनक्लोज्ड पार्ट ऑफ द चार्ज। और चार्ज को कोई इलेक्ट्रॉन ना समझे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये आधा बाहर हो गया आधा अंदर, कैसे हो गया, टुकड़े हो गए ना। चार्ज है बेटा ये, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे तो बहुत छोटू सा चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन ये वैल्यू आपकी फाइनाइट वैल्यूज है। क्या हो गया? ट्राई करो, फर्स्ट वाला तो इजी है, सेकंड थर्ड ट्राई करो।
शाबाश, रौनक ने और स्पर्श ने कर लिया है, बाकी सब लोग भी करो भाई। तनीषा ने भी कर लिया, शाबाश बेटा। शाबाश रिया, कशिश, हर्ष, अनुष्का। देखो बेटा, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया आपका? एट द सेंटर ऑफ द क्यूब क्या आएगा आंसर? Q by epsilon naught. Q by by epsilon। देखो, एक क्यूब था, उसके सेंटर पे कोई चार्ज सिचुएटेड था, तो जितना भी फील्ड जनरेट होगा सारा का सारा इस क्यूब से पास करेगा। और हमें पता है कूलम्स लॉ क्या बोलता है, फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एनक्लोज्ड चार्ज कितना है? पूरा का पूरा क्यू चार्ज क्यूब के अंदर ही है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई मेरा आया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकंड के देखते हैं, एट द फेस ऑफ द क्यूब। फेस ऑफ द क्यूब पे ऐसा कुछ होगा, दिख रहा है? आधा चार्ज बाहर होगा, आधा अंदर होगा। ये रेड कलर का फेस है, उसके ऊपर चार्ज रखा है, तो आधा बाहर रहेगा क्यूब से और आधा अंदर रहेगा। तो इस केस में अगर एनक्लोज्ड चार्ज की बात करूं, क्यू एनक्लोज्ड कितना आएगा बेटा? वो Q by 2. हाफ इज एनक्लोज्ड इनसाइड द क्यूब और आधा बाहर है। यहाँ पे फील्ड को भी देखें तो जो बाहर वाला पार्ट है उससे जो फील्ड लाइन निकल रही है ग्रीन कलर से, ये सारी की सारी बाहर के बाहर एस्केप कर जाएंगी, ये क्रॉस नहीं करेंगी क्यूब को, राइट? जो अंदर पार्ट है, जो एनक्लोज्ड पार्ट है, केवल उससे फील्ड लाइंस जो निकलेगी, दे विल क्रॉस द, उसका वो वाली आपकी जो है किसी न किसी फेस को, क्यूब के किसी न किसी फेस को क्रॉस करेंगी, ठीक है? तो येलो कलर की लाइन है वो, दे विल क्रॉस एनी ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, ठीक है? तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एनक्लोज्ड चार्ज हमारा क्या है? क्यू बाय टू है, क्यू बाय टू। तो एनक्लोज्ड चार्ज इज क्यू बाय टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम सॉल्व करते हैं तो फाई इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? तो दिस फाई इज इक्वल टू क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। सर समझ नहीं आया, फिर से बताइए ना। इसको चेतन को समझ नहीं आया, क्या समझना है बताओ? इसमें एनक्लोज्ड चार्ज, कितना चार्ज अंदर है क्यूब के, ये बताओ? Q by 2. क्यू बाई टू, ये समझ आ गया? Yes sir. तो फिर क्या फिर तो फॉर्मूला लगाया मैंने, एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स जो होगा, दैट विल पास थ्रू क्यूब, यही बोल रहे हैं ना? फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब। एक क्यूब से पास करने वाला फ्लक्स निकालना है, तो जब चार्ज उसके फेस पर होगा। कितने फेस होते हैं बेटा क्यूब के, चेतन? सर 6. 6 फेसेस होंगे। अगर किसी फेस पे चार्ज रखा होगा, तो वो फेस पे रखने का मतलब क्या है? आपको दो पार्ट दिख रहे हैं ना, एक तो ब्राइटर ब्लू और एक थोड़ा डार्कर सा ब्लू दिख रहा है। तो डार्कर वाला अंदर है और ब्राइटर वाला पार्ट बाहर है चार्ज का। तो आधा आधा हो गया ना दोनों साइड फेस ऑफ द क्यूब के। तो जो अंदर है, सर क्यूब के अंदर एनक्लोज्ड है, वो क्यू बाई टू है। हाँ चेतन। सर बाहर है तो सर इनक्लोज वाला कैसे लगेगा? बाहर है तो गोजलो लग जाएगा ना, क्यों नहीं लगेगा? अंदर वाले पे लगाया मैंने तो एनक्लोज्ड, क्यू बाई टू बाहर है उस पर नहीं लगाया, जो अंदर वाला है उसके थ्रू फ्लक्स निकलेगा वो।
ओके सर। मैं वही बोल रहा था, आप इसको एटम मत समझो बेटा कि आपने चार्ज को सर 2 टुकड़ों में क्यों तोड़ दिया। ये चार्ज है, यहाँ पे मल्टीपल एटम्स हैं। अगर बात करेंगे देखो इस पे चार्ज पे, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका अलग फील्ड जनरेट हो रहा है, जो अंदर है उनकी वजह से अलग जनरेट हो रहा है। यस, तो अभी ये एमर्जिंग आउटवर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन की जगह हम इसको पॉजिटिव चार्ज लिखें ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव कुछ चार्ज बाहर है और कुछ अंदर है, तो जो अंदर वाला है उसकी वजह से खाली फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। बाहर वाले से जो फील्ड लाइन जा रही है वो बार की बार एस्केप कर जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सी पार्ट, इसमें कितना आएगा आंसर, किसने निकाला है, एक बार आंसर बताओ जिनका आंसर आ गया। Q/4 epsilon naught. हाँ गलती कर दी ना। कॉर्नर ऑफ द क्यूब, देखो Q by कॉर्नर ऑफ 8 द क्यूब पे सिचुएटेड है। Q/4 रौनक क्या आया, 8 Q/8। Q/8 कितना आया, कितने बच्चों का आया Q/8 रौनक का। और देखो बेटा इसके लिए ना आपको एक चित्र दिखाता हूँ मैं, ठीक है। मैंने फोटो गैलरी में सेव कर लिया था, फोटो गैलरी कहाँ है मेरी भाई इसकी, दैट, चलो उसको छोड़ते हैं, दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं उसका। अरे ये है ना फोटोज, इसमें हमारी ये रही फोटो, ठीक है। नहीं ये नहीं, ये वाली। इसमें देखो बेटा आप कि यहाँ पे एक चार्ज जो क्यूब रेड कलर का रखा है, ये कितने क्यूब्स में शेयर हो रखा है, कितने क्यूब है जो इसको शेयर कर रहे हैं आपस में, इधर देख लो, 8 है। एक चार्ज कॉर्नर पे अगर रखा है, ये लैटिस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना हम केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे देखो ये जो बीच वाला ये चार्ज रखा है, कितने क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इट इज बीइंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 8 क्यूब्स। तो अगर एक क्यूब की बात करें 8 में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनमें से एक की बात करें तो कितना पार्ट आएगा एक के हिस्से में, 1/8। चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 8 क्यूब्स, और एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/8। तो enclosed charge in 1 cube is, enclosed charge in 1 cube is Q/8। तो अगर उस केस में हम निकालें कि फ्लक्स कितना होगा, तो Q/8 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1/8 Q/एप्सिलॉन नॉट ये आएगा, ठीक है। Q/8 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द आंसर। अब जिन बच्चों को डाउट रह गया इसमें वो बताओ, डाउट है, नहीं समझ आया तो पूछ लो बेटा। देखो यहाँ पे कितने क्यूब्स में डिवाइडेड है बेटा ये सेंटर वाला चार्ज जो है, जो एच इस पे रखा हुआ है, ये वाला चार्ज 8 क्यूब्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, 4 नीचे वाले प्लेन पे और 4 फर्स्ट फ्लोर पे, ऊपर वाले प्लेन पे दिखे। Yes sir. अरे एक तो ये रहा, 2 तो आगे रहे, 1 2 और 2 पीछे रहे, 3 और इसके पीछे वाला 4 और 4 ऊपर रहे इनके, ये सामने वाला 5, ये 6, पीछे वाला 7 और ये 8। कितने क्यूब हैं, 8 क्यूब्स में डिवाइडेड है ये चार्ज आपका। तो शेयर कितना आएगा एक क्यूब के, जो ग्रीन कलर का शेयर्ड क्यूब है उसके पास 1/8 क्यू आएगा। तो अगर 1 क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो क्या बोलेंगे इसको, वी विल से इट एज Q/8, ठीक है। तो हमारा आ गया क्या, फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब इज Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। तो हमारे तीनों आंसर आ गए, थर्ड वन का आया Q/8 एप्सिलॉन। सर हाँ सर फिगर देख के तो समझ नहीं आ रहा था 8 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिगर कॉर्नर पे होगा तो कैसे आएगा ये बताओ, अगर कॉर्नर पे होगा, इसमें क्यों नहीं आ रहा समझ आपको, ये देखो इस पे फोकस करो, सर यहाँ तो समझ आ गया। यहाँ आ गया, हेलो। यस सर आ गया। तो यही तो फिगर है, वो तो क्वेश्चन में तो फिगर दिया ही नहीं हुआ, क्वेश्चन में तो सीधा पूछा है आपको
क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पूछा है, तो फिगर मैंने आपको हेल्प आउट करने के लिए ड्रॉ किया। ये क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन आया तो ऐसे आएगा, एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एटम है या कोई भी चार्ज है, व्हेन इट इज लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, तो कितना पोर्शन है, एक लैटिस या एक क्यूब का जो है उसका शेयर 1/8 रहेगा। अगर एज पे है तो 1/4 रहेगा, अगर फेस पे है तो 1/2 रहेगा, और सेंटर पे है तो कंप्लीट शेयर रहेगा। ऐसा हम पढ़ते हैं ना स्ट्रक्चर में, तो ये वहां से आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। अब आगे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, हेडिंग डालो। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सबसे पहला है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इनफाइनाइट लेंथ की है। आपको दिखाई दी जिस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो दिस इज ए इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक जाएगी और पॉजिटिव में भी इसकी लेंथ इन्फिनिटी तक जाएगी। अब इट इज ए स्ट्रेट वायर, तो आपको चार्ज डेंसिटी जब कल पढ़ा रहा था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी, क्योंकि इट्स अ स्ट्रेट वायर ना, वन डायमेंशनल। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल होता है। अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना होगा तो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू एल। तो टोटल चार्ज ऑन द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो इन्फिनिटी तो आएगा, तो फिर इनफाइनाइट चार्ज हो गया, लेंथ को इन्फिनिटी रख दो। बट अगर इसके किसी सेगमेंट की बात करें, फॉर सम स्मॉल सेगमेंट में भी हम इसका छोटा टुकड़ा एज्यूम कर लेते हैं कि ये है सर जिसकी लेंथ एल है, तो फिर हम बोल देंगे कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ वायर पे टोटल चार्ज कितना है, लैम्डा इनटू एल। ठीक है बेटा, अब हमें एट सम पॉइंट पी वी हैव टू डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, है ना। तो ये पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है, तो आई कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि देखो, इफ आई अज्यूम टू डी क्यू एलिमेंट्स, एक डी क्यू एक डी क्यू, ये दोनों स्मॉल चार्जेस हैं, इनकी वजह से अगर पॉइंट पी पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो पॉइंट पी पर मुझे रखना पड़ेगा एक टेस्ट चार्ज, क्योंकि हमेशा आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले टेस्ट चार्ज रखते हो। तो एक पॉजिटिव नेचर का टेस्ट चार्ज आ गया, और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज था, वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड जो चार्ज था दैट वाज आल्सो अ पॉजिटिव चार्ज। अब पॉइंट पी पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज डी क्यू जो ऊपर वाला है, वो ये नीचे वाला फील्ड होगा। क्यों? ये हमेशा आपका रिपल्सिव होता है ना, कि आउटवर्ड एमर्ज करेगा। ठीक है, दूसरा वाला जो नीचे वाला डी क्यू चार्ज है उसकी वजह से फील्ड रहेगा ये वाला। अब इनको अगर कंपोनेंट स्प्लिट करें तो देखो, सिमिट्री ऑफ द जो हमने प्रॉब्लम है इसकी वजह से ई साइन थीटा और नीचे वाला ई साइन थीटा दोनों बराबर आएंगे, और दे विल बी एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। तो जो केवल और केवल बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एट पॉइंट पी, वो बचेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई कॉस थीटा एंड ई कॉस थीटा। ये हमने पहले भी किया हुआ है, जब इक्वेटोरियल पॉइंट पे कर रहे थे तब भी कुछ ऐसा सा स्टेटमेंट था। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया आपका। तो बेटा हम इस चीज को जनरलाइज करेंगे कि ये पॉइंट पी कहीं भी हो तो हमेशा ऐसा ही होगा कि वर्टिकल और डाउनवर्ड कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट कंपोनेंट बचेगा, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बचेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड्स, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है इस पे वायर पे तो रेडियली इनवर्ड इनटू द वायर, या फिर हॉरिजॉन्टली इनवर्ड इनटू द वायर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखते हुए अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इस वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ड्रॉ करें तो ऐसा दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल एमर्ज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द वायर, तो ये बोलेंगे रेडियल डायरेक्शन में रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ऐसा नजर आएगा। इसके बाद ऐसा क्यों नजर आया बेटा, क्योंकि वायर पे आपका कौन सा चार्ज था,
पॉजिटिव नेचर का चार्ज था। तो पॉजिटिव चार्ज था इसलिए आपको रेडियली आउटवर्ड एमर्ज होता हुआ नजर आया। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे वो कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल क्यों हुए? क्योंकि ये वायर आपका इनफाइनाइट लेंथ का था, माइनस इन्फिनिटी से चलकर प्लस इन्फिनिटी तक जाने वाला इसका लेंथ है, इसलिए कैंसिल आउट हो गए वो। अब देखो गॉसियन सरफेस अगर हम ड्रॉ करें, गॉसियन सरफेस क्या होता है कि वी हैव टू एनक्लोज द चार्ज विद इन द सरफेस। तो टोटल चार्ज था इस वायर पे इनफाइनाइट और ये लेंथ भी इन्फिनिटी थी। तो क्या हम किसी सरफेस को के अंदर इस इनफाइनाइट लेंथ को कैप्चर कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई सरफेस हो पाएगा जिसमें इनफाइनाइट लेंथ के वायर को बंद किया जा सके? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे। क्या जुगाड़ लगाएंगे बेटा? हम करेंगे, हम बोलेंगे कि इस वायर को हम इनफाइनाइट लेंथ के सिलेंडर के अंदर बंद करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर हम इस वायर को एनक्लोज करना चाहते हैं। लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज इनफाइनाइट। तो क्या फिर हो पाएगा? हो पाएगा यार। बोलोगे सर जैसे आपने बोल दिया कि वायर इनफाइनाइट लेंथ की है, वैसे हमारा सिलेंडर भी इनफाइनाइट लेंथ का है। प्रैक्टिकली तो ना वायर इनफाइनाइट लेंथ की हो सकती है और ना सिलेंडर इनफाइनाइट का हो सकता है। इनफाइनाइट लेंथ की वायर कहाँ से लाओगे? नहीं मिलेगी। बट जैसे आपने बोला सर थ्योरेटिकली कि इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, वैसे ही हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर होगा। तो हमने क्या किया कि इसको एक गॉसियन सरफेस में बंद कर दिया। यानी कि गॉसियन सरफेस क्या होता है? इट शुड बी ए क्लोज्ड फिगर such that the total charge should be enclosed within this। ठीक है बेटा, तो ऐसे किया हमने। एक सिलेंडर लिया इनफाइनाइट लेंथ का, उसमें इस वायर को फिट कर दिया। अब क्या करेंगे? अब हम देखो इसको ड्रॉ करेंगे। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वायर से निकलेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वायर से निकलेगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टली या फिर क्या बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड आएगा। तो इस केस में ये हॉरिजॉन्टली रहने वाला है, राइट? ऐसे जाएगा। लेफ्ट साइड में बात करें तो ऐसे आएगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी। ये बात मत भूलो कि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? वी विल टेक हेल्प ऑफ गोज लॉ। हमने इस इनफाइनाइट लेंथ की वायर का एक पर्टिकुलर सेगमेंट ले लिया जिसका लेंथ है स्मॉल एल। ठीक है बेटा, अब टोटल चार्ज ऑन दिस स्मॉल एल पार्ट ऑफ द वायर इज क्या होगा? क्यू बोलते हैं। वो आएगा लैम्डा इंटू एल, क्योंकि लैम्डा आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है। तो हमें लैम्डा एल से मल्टीप्लाई करके हमें चार्ज मिल गया। ठीक है, और इसी पर्टिकुलर लेंथ जो ऑफ वायर है उसी को हम गॉसियन सरफेस में बंद कर रहे हैं। तो अब हमारा लेंथ ऑफ द सिलेंडर भी फाइनाइट हो गया, उसको एल बोल दिया कि हमारा सिलेंडर भी एल लेंथ का है जी। ठीक है, अब मुझे बताओ देयर आर टू सरफेसेस, एक S1 बोला एक S2 बोला, जो येलो कलर से हाईलाइट हो रखे हैं। क्या इनके थ्रू कोई फ्लक्स पास करेगा बेटा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो, क्योंकि सारी की सारी लाइनें हॉरिजॉन्टल हैं। तो इसके थ्रू पास करने के लिए तो लाइनों को वर्टिकल होना पड़ेगा या किसी एंगल पे होना पड़ेगा एटलीस्ट। लेकिन सारी की सारी लाइनें हॉरिजॉन्टल है, तो S1 और S2 से कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया? φ1 और φ2 बोल दिया कि φ1 इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू S1, φ2 इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू S2, और दोनों ही जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि मेरा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर है इस केस में। परपेंडिकुलर क्यों बेटा? क्योंकि एस वेक्टर हमेशा एक्चुअल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ई डॉट डी एस यानी जिसको हम ई एस कोस थीटा बोलते हैं वो जीरो हो गया। ठीक है, तो इस केस में हमारा फ्लक्स जीरो। तो हमारा जितना भी फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स दैट विल बी पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो इसका बाहर वाला सरफेस होगा ना, जैसे ये सिलेंडर है तो इसका बाहर वाला ये कर्व्ड सरफेस है, इसी के थ्रू ये फ्लक्स सारा पास करेगा। तो अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर बेटा? 2 pi RL ऑफ अ सिलेंडर, सॉरी स्फीयर नहीं, ऑफ अ सिलेंडर 2 pi RL 2 pi r into लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो अब देखो हम फॉर्मूला लगा रहे थे बेटा E डॉट S। हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट S। तो E डॉट S को लिखेंगे ES cos थीटा, और cos थीटा इस केस में क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया के केस में थीटा क्या है? 0 डिग्री है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया के केस में हमारा थीटा क्या है? 0 डिग्री। क्योंकि अगर हम इस पे छोटा सा एलिमेंट भी ले एरिया का कर्व्ड सरफेस पे, तो उसका वेक्टर आएगा रेडियली, इसका वेक्टर आएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस वेक्टर जो होगा उसको एस वेक्टर बोल दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा बाहर की साइड था ही,
तो दोनों पैरेलल हो गए, तो कोस थीटा यानी कोस 0 1 आ जाएगा। तो ई डॉट डी एस को ई एस कोस थीटा लिखेंगे, तो कोस थीटा 1 आ गया, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि सर इसको आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर लो और कर्व्ड सरफेस एरिया का टोटल मैग्नीट्यूड आएगा मेरा इंटीग्रेट करके डी एस को। तो ई हमें तो फाइंड आउट करना है तो, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एल हो गया। ठीक है, ये किसके बराबर होगा बेटा, फ्लक्स यूजिंग गॉस लॉ, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू एनक्लोज कितना है, लैम्डा इज द सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ द वायर विच इज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, तो लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें मिला E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हमने रिफॉर्मुलेट किया, रीअरेंज किया, तो हमें E की वैल्यू मिली दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये फॉर्मूला हमारा फाइनली आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया E का वैल्यू किसके लिए, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, तो E की वैल्यू लिखो, हेडिंग लिख लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, और उसका फॉर्मूला लिखो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमने गॉस लॉ यूज करके निकाल लिया। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का होता, वैसे करते तो सॉल्व ही नहीं होता है ना, हमने गॉस लॉ को यूज किया और ये फॉर्मूला निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछे कोई इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे लैम्डा होगा आपका क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या होगा 8.85 10 टू द पावर माइनस 12 10 टू द पावर 12 सॉरी, और आर की वैल्यू आपको गिवन होगी कितनी दूरी पे बताना है, तो आप इजीली ई की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने बेटा, Yes, sir. ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यस सर। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इसी फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप लोग थोड़ा भरोसा हो जाए कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा दिखेगा एग्जाम में। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस वन, इसको सॉल्व करो। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो है डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज डालो और फिर आंसर निकालो। ठीक है, दूसरा तरीका, इजियर तरीका क्या है वो बताता हूँ आपको, है ना। देखो फॉर्मूला क्या आया था, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, क्या इसको मैं थोड़ा रिफॉर्मुलेट करके लिख दूं कि ये आपका होगा 2k लैम्डा अपॉन आर, क्योंकि के आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2k आपका क्या हो गया, 2k विल बी इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करके ऊपर 2k लिख दिया, तो 2k लैम्डा अपॉन आर आ गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल टू 2 इंटू के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9, और लेमडा आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दिया है लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाय आर, आर इज 20 इंटू 10⁻⁻2। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते तो फिर डेसिमल में फ्रैक्शन आते डिवाइड करना पड़ता। अब देखो आसान हो गया, अभी करो। अगर एप्सिलॉन नोट रखते तो आपका वैल्यू आ जाता फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में, है ना। अगर वैसे करते तो फिर वैल्यू रखनी पड़ती है आपको नीचे, क्या आती है 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, तो इसको नीचे से ले जाते ऊपर 12 करते, फिर ये करते वो करते डिवाइड करते, बहुत दिक्कत हो जाती है। अब देखो सब कुछ सीधा सीधा है, वैल्यूज डालो, ऊपर क्या आएगा 18, ये नीचे 10 आ गया बेटा, इसको 2 1 जा 2 कर लो, तो ऊपर आएगा 18 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻1, क्योंकि नीचे आपका 10⁻⁻1 बचेगा, ऊपर जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा आंसर फिर आपका 1.8 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर with charge density of 2 microcoulomb per meter at a distance of 20 centimeter from the wire, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो आपका उस वहाँ पे क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1.8 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब। समझ आया बेटा? यस सर। सर चलो, तो ये आंसर हमारा मैच कर गया। देखो अब सिमिलरली वी विल ट्राई टू डिराइव फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल थिंग्स, है ना। उसमें एक आता है आपका इनफाइनाइट प्लेट, इनफाइनाइट प्लेट या इनफाइनाइट शीट बोलो, तो ये आपका 2D डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है जिसमें इनफाइनाइट तक जा रहा है दोनों तरफ, ठीक है। अब इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करोगे, नहीं कर पाओगे, आप बोलोगे सर इनफाइनाइट लेंथ ब्रेड्थ हाइट का क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो उससे अच्छा एक काम करते हैं, हम इसमें से एक छोटा टुकड़ा निकालते हैं इनफाइनाइट शीट में से, जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया, और इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने उस सरफेस जो वहाँ से ब्लू कलर का था वो यहाँ पे रेड पे आ गया, ठीक है, उसको रेडी कर देते हैं तो आपको कंफ्यूज, ठीक है। एक सेकेंड, हेलो, क्लास में था यार मैं। हाँ, तो आप अभी देखो बेटा मैंने क्या किया, मैंने एक टुकड़ा निकाल लिया इस गॉसियन सरफेस का, ठीक है। और रेड इसलिए नहीं ड्रॉ किया ना, उधर की रेड सब रेड ही रेड है ना, इसलिए बट अभी हाईलाइट करके देखते हैं। तो इसका एक छोटा टुकड़ा उठाया बेटा, दिख ही नहीं रहा रेड, तो ब्लू ही रहने देते हैं। तो इसका एक छोटा टुकड़ा लिया, और उसको आप क्या करना है अब हमें इधर उसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो क्या आपको एक क्यूबॉइड नजर आ रहा है ना, जिसमें हमने इसको फिट कर लिया। अब देखो ठीक वैसे ही जैसा हमारा वायर के लिए आया था, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो एमर्ज करेगा वो ऐसे ही एमर्ज करेगा, फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड फील्ड लाइन एमर्ज करेंगी। तो इस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी बेटा, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होंगी, प्लस इन्फिनिटी और पीछे माइनस इन्फिनिटी, आगे प्लस इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होंगी और इधर पीछे माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये हमेशा पैरेलल रहेंगी, इनके बीच का गैपिंग चेंज नहीं होगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें क्या मिलता था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये हमें यहाँ से नजर भी आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड शायद थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे इसको हमने इलेक्ट्रिक बंद कर लिया गॉसियन सरफेस में बेटा, तो फील्ड पैटर्न से मुझे पता चलता है कि केवल दो सरफेसेस होंगे, एक S1 और दूसरा S2, जिन सरफेसेस से आपका फ्लक्स बाहर निकलेगा, एक तो सामने वाला फेस और एक पीछे वाला फेस, और बाकी चार फेस जो होंगे आपके क्यूबॉइड के उनसे कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो केवल मैं इन दो पे कैलकुलेशन कर लूंगा तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो लेट द एरिया, जो हमने एरिया चूज किया था, काटा था बड़े इनफाइनाइट शीट से, उसको ए बोल देंगे। तो क्यूबॉइड का फ्रंट और जो बैक फेस होगा उनका एरिया भी ए ही हो जाएगा बेटा। यस। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो गॉस लॉ। गॉस लॉ लगाते टाइम मैं क्या बोलूंगा कि ई डॉट डी एस जो है वो किसके बराबर है, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्यू एनक्लोज्ड इस केस में कैसे निकाल सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। तो क्यू एनक्लोज्ड की जगह मैंने लिख दिया बेटा सिग्मा इंटू ए, और एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह रहा, और ई इंटू एरिया, टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस अगर बात करें तो फिर हमारा 2 इंटू जो ई था ई रहा, और एरिया क्या आया, एक तो फ्रंट फेस का एरिया और एक बैक फेस का, दोनों को ऐड कर देंगे तो ई इंटू 2a बिकम्स सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको फर्दर सॉल्व करते तो आपको आंसर मिलेगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट, है ना, इनफाइनाइट प्लेन शीट बोल लो, है ना। तो आपका 2D एरिया है जिस पर जो इनफाइनाइट लेंथ और ब्रेड्थ का है और उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसकी वजह से आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका वैल्यू आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात ध्यान दो, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू आई, क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है कि वेरी करेगी विद आर या एक्स, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ये डिस्टेंस फ्रॉम द शीट पे कर रहा है? नो सर। नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता तो जैसे पहले आंसर आया था मेरा, किसके लिए आया था, वायर के लिए आया था ना, ये इसमें आर था न्यूमरेटर में, तो ये डिपेंड कर रहा था, बट उसमें ना तो आर है ना एक्स है, कुछ भी तो नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये डिपेंड ही नहीं करेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर रही कि कितना दूर जाकर आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। तो ये मुझे यहाँ से भी दिख रहा था, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ से भी दिखाई दे रहा था बेटा कि सर आवाज इको हो रहा है। हाँ हाँ भावना आप म्यूट रखो बेटा। तो ये जो फील्ड लाइंस हैं इनके बीच की स्पेसिंग कांस्टेंट है, तो मुझे दिख रहा था कि यार ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका जो होता है क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही है ना, तो पैरेलल इक्विडिस्टेंस्ड फील्ड लाइंस एक आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे मुझे पैटर्न से भी नजर आ रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दूरी पे डिपेंड नहीं करती, चाहे आप 1 मीटर दूर रीडिंग ले लो, चाहे आप 1000 मीटर दूर जाके रीडिंग ले लो शीट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम आएगी। तो फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू लिख लो बेटा नोट्स में। ऊपर हेडिंग भी डालना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल का मतलब है कि ये कंडक्टिंग है पहले तो, ठीक है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये स्फेरिकल शेल है। अब देखो इस पे हम अलग अलग पॉइंट लेंगे बेटा, एट सम पॉइंट पी विच इज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, एट सम पॉइंट पी विच इज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो ये हम अलग अलग पॉइंट लेंगे, एक तो इनसाइड स्फीयर और एक आउटसाइड स्फेरिकल शेल। तो इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, गॉस लॉ यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे। पहला तो व्हेन आर यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द स्फीयर, इसका मतलब होगा कि हमारा पॉइंट बाहर लाई करेगा स्फेरिकल शेल से। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्टली गॉस लॉ लगाएंगे बेटा। तो गॉस लॉ होगा ई डॉट डी एस क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज एनक्लोज हमारा क्यू है, ऑलरेडी हमें पता है।
और एप्सिलॉन नॉट हमने एज इट इज लिखा। एरिया आपका हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे स्फीयर के अंदर, क्योंकि आपने पॉइंट चार्ज अंदर रखा है, तो जितना भी आपका फील्ड लाइन निकलेंगी वो रेडियली आउटवर्ड एमर्ज होंगी पॉइंट चार्ज से, तो स्फीयर पे भी रेडियली ही हिट करेंगी। तो हर केस में एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो आपका जो कोस का जीरो आएगा वो वैल्यू 1 आएगी, कोस जीरो इज इक्वल टू 1। तो इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इंटू एरिया ऑफ द स्फेरिकल शेल जो कि होगा 4πr², ठीक है। ये वैल्यू रख दी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जो स्फेरिकल शेल है उसका रेडियस तो बेटा कैपिटल आर है, लेकिन हम यहाँ पे ना देखो जो ध्यान रखने की चीज़ क्या है कि हम यहाँ जो एरिया ले रहे हैं वो ले रहे हैं गॉसियन सरफेस का, ठीक है। ई इंटू डी एस, यहाँ पे गॉसियन सरफेस का एरिया ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए 4πr² रखा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इनको सॉल्व करोगे क्यू आपको मिलेगा एरियल चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा इंटू 4πr²। 4π कैपिटल R², ये इसलिए आया क्योंकि चार्ज हमारा किस पे सिचुएटेड है, इस स्फीयर पे, और ये स्फीयर का रेडियस आपका कैपिटल R है। तो इसलिए जब वाइल वी आर कैलकुलेटिंग द टोटल चार्ज विच इज एनक्लोज्ड, तो हमें 4π कैपिटल R² रखना है, सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R²। और व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द ds फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया, तो फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया कौन सा होगा, जिस पे हमारा पॉइंट P सिचुएटेड है, जिस हमारे गॉसियन सरफेस पे पॉइंट P सिचुएटेड है उसका एरिया होगा। तो उस टाइम हम स्मॉल r रख रहे हैं। तो इनको सब्सटीट्यूट करके आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, वो मिलेगा E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। तो सिग्मा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और आर आपका क्या है, डिस्टेंस, पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो सिग्मा R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। ये कब आया, व्हेन द पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। फॉर्मूला लिख लो ये, व्हेन द पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल देन E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। ठीक है बेटा। चलो अब देखते हैं कि अगर पॉइंट P इनसाइड द स्फेरिकल शेल लाई करेगा, अगर पॉइंट P शेल के अंदर लाई करेगा तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा वैल्यू। देखो, तो पॉइंट P को लोकेट किया, मान लो मेरा पॉइंट P इधर था, मैंने पॉइंट P को रखते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। अब ये गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ हुआ है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा येलो कलर से, ठीक है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। 0 जीरो चार्ज है, तो फिर फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस जीरो आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी और पॉइंट पे होता, पॉइंट P कहीं और होता, मान लो पॉइंट P इधर होता, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते उसमें भी चार्ज जीरो, तो फ्लक्स हमारा जीरो, फ्लक्स जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, क्योंकि गॉसियन सरफेस का एरिया तो जीरो हो नहीं सकता बेटा, ई डॉट डी एस में एरिया तो जीरो हो नहीं सकता, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ही पॉसिबिलिटी है कि वो जीरो हो जाए। तो अगर बोलेंगे कि फील्ड इनसाइड द शेल इज ऑलवेज जीरो, हमेशा इनसाइड द सेल जीरो होगा, आउटसाइड द सेल होगा सिग्मा कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r², ठीक है। तो ये चीज आप याद रखो। इनके बाद अब आपको, इसके बाद अब आपको क्वेश्चंस में करा देता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, और इसके बाद एक टॉपिक बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, तो उसको हम फटाफट निपटाएंगे। पेपर में इतना आता नहीं है वो क्वेश्चन, ना उससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा कुछ आजकल पूछा जा रहा है, तो उसको आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। तो उसको आप लोग कर लेना, और बेसिक नोट्स मैं आपको दे दूंगा, क्वेश्चंस दे दूंगा, तो वो आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। अभी रुक जाओ, ये क्वेश्चंस आपको करा देते हैं। क्या हो गया इसमें, पांच क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर और चार्ज के ऊपर, ये मैं आपको करा रहा हूँ।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में या आज टाइम बचेगा तो आज ही हम वो करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। कुछ धूर्त बच्चे हैं जो छोड़ गए हैं, फिर बोलेंगे सर समझ नहीं आया, तो उनका भी कुछ इलाज करेंगे। क्योंकि उनको क्वेश्चन करना ही नहीं है ना, क्योंकि उनके लिए थियोरेटिकल आएगा जेई का पेपर। चलो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन सब लोग करेंगे, और इसका आंसर ना आप लोग पोल में देंगे। मैं पोल्स क्रिएट कर रहा हूँ हर क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग। सब बच्चे फटाफट पोल में आंसर करेंगे, सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया कि कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। फिर साथ साथ मैं कराता जाऊंगा, तो सब लोग फटाफट करेंगे ताकि वी कैन डू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस इन द रिमेनिंग टाइम। और अब 25 मिनट बचे हैं, 25 मिनट में फटाफट सबको निपटा देंगे, ठीक है। बेटा पोल में आंसर करेंगे, हैंड रेज बेसिक से मत करो, पोल में आंसर करो सब बच्चे, है ना। जिनका आता जाएगा पोल में करेंगे। वी आर एटलीस्ट 27 स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम सब बच्चे आंसर कर देंगे, तो मैं फटाफट से समझाऊंगा। सब लोग अपना आंसर जरूर पोल में डालें, है ना, ताकि मुझे आइडिया लगे कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। अभी केवल 9 बच्चों ने वोट किया है, सब लोग करो यार। इजी क्वेश्चन है ना। द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ अ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2। व्हाट आर द साइंस ऑफ दीज टू चार्जेस? इन दो चार्जेस का क्या साइन होगा? देखो पैटर्न को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टर्मिनेटिंग रेडियली इनवर्ड इनटू बोथ ऑफ द चार्जेस। दोनों ही चार्जेस में रेडियली इनवर्ड टर्मिनेट कर रहे हैं। तो क्या चार्ज होता है बेटा जिसमें लाइनें अंदर जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव लाइंस? नेगेटिव सर नेगेटिव नेगेटिव। चार्ज। तो बोथ आर Q1 और नेगेटिव। Q2 दोनों नेगेटिव है कि एक नेगेटिव है? सर दोनों नेगेटिव दोनों ही है। नेगेटिव है। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बोथ आर ए नेगेटिव। बहुत आर नेगेटिव। ऑप्शन ए। ठीक है। अभी 14 बच्चों ने वोट किया है। अगर ऐसा अगले क्वेश्चन में हुआ तो जिनको वोट नहीं करना वो क्लास छोड़ के जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो इतना बोलने के बाद भी अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो दैट मीन्स देयर इज सम सीरियस इशू विद यू गाइस, है ना। आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है इसका मतलब। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 सब बच्चे आंसर करेंगे भाई इसका, चाहे गलत करो सही करो, बट यू हैव टू आंसर इट। कंसिडर द फोर फील्ड पैटर्न शोन अज्यूमिंग देयर इज नो चार्ज इन द रीजन शोन। जिस भी रीजन का स्नैपशॉट या फोटो दिखाया गया उसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ये अज्यूम कर लो। विच ऑफ द पैटर्न रिप्रेजेंट अ पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड? कौन सा पैटर्न पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है? थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लो। 3 वोट मिले हैं, आई नीड 27 वोट्स।
अभी भी 19 स्टूडेंट्स ने वोट किया है, 27 वोट्स तब तक नहीं आएंगे। बच्चों बोलो सबको, मेरी तो बात मान नहीं रहे। आप लोग बोलो, आंसर करें सब लोग, वोट प्लीज। है ना, वोट करो ताकि फटाफट क्वेश्चंस कर सके। अब आपका नुकसान है यार इसमें, मैं तो भाई लोग खुद। सब लोग कर दो वोट हाँ यार। सब लोग वोट कर दो, है ना। यस नहीं तो सर। भाई अगर देखो फायदा तभी है ना, तब 5 मिनट के टाइम में, 5 क्वेश्चंस के टाइम में हम 10 क्वेश्चन करें, तभी तो मजा आएगा ना। यस। अंदर से किक मिलेगा कि अरे वाह आज तो निपटा दिए इतने क्वेश्चन। तो वही है यार, सब फटाफट करो, ऐसे आलसी मत बनो। चलो भाई 20 वोट मिले हैं। 7 बच्चे कौन है वो जिनको वोट करना नहीं आता? देखो गूगल मीट ऐप में जाओ, जहाँ भी मीटिंग चल रही है, 3 डॉट्स पे क्लिक करो, फिर उसमें एक्टिविटीज आएगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो ये पोल आ रहा है ना, उस पोल पे क्लिक करो। फिर देखो पहला वाला क्वेश्चन हो चुका, दूसरे के लिए अभी वोटिंग चल रही है, लाइव लिखा है इस पे। तो अब मैं इस पे अपना आंसर करता हूँ, मैंने बी मार्क करके वोट दबा दिया तो वोटिंग हो गई है। ऐसा करो सब बच्चे जिनको नहीं आ रहा है समझ। ठीक है चलो, कुछ बच्चों ने तो वोट किया, 23 आया। ठीक है, बाकी बच्चे अब अगले क्वेश्चन में वोट करना, अब मैं इसका सॉल्यूशन समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इज बी बेटा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर जो ए है, ऑप्शन ए है, देखो अब इस गिवन रीजन में कोई चार्ज प्रेजेंट हो नहीं सकता, और बिना चार्ज प्रेजेंट हुए ऐसे रेडियली टर्मिनेट क्यों हो रही है ये लाइनें? अगर ये टर्मिनेट हो रही थी यहाँ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसा पैटर्न आपको नहीं दिख सकता। दैट्स वाई दिस ऑप्शन ए इज रोंग। सी पे आते हैं। सी पे देखो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो हाउ कैन दीज लाइन स्टार्ट रेंडमली? ऐसे स्टार्ट नहीं हो सकती कहीं से भी, है ना। देयर शुड बी सम चार्ज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू एमर्ज। और अगर आप बोल रहे हो कि इस गिवन रीजन में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो फील्ड लाइंस कैन नॉट स्टार्ट ऐसे रेंडमली, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी पे आते हैं बेटा। डी में तो देखो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, एक तो इधर आ रहा है और एक ये वापस आ रहा है, और दूसरा एक देखो अंदर वाली जो फील्ड लाइन है वो खुद सेल्फ क्लोजिंग लूप क्रिएट कर रही है, ये लूप बन गया। कभी ऐसा लूप खुद से बनेगा ही नहीं, है ना। देयर शुड बी सम चार्ज प्रेजेंट। तो यहाँ पे नेगेटिव होता या पॉजिटिव, बट उससे भी गलत है क्योंकि डायरेक्शन अलग है, तो यहाँ पे भी दिस इज नॉट ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। यहाँ भी पॉसिबल फील्ड नहीं है। अब ऑप्शन बी पे आते हैं। अभी हमें एलिमिनेशन से पता चल गया कि बी ही सही आंसर है, बट बी सही आंसर क्यों है? देखो ये बोल रहा है कि गिवन रीजन में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है भाई, आपने जो बोला कि गिवन रीजन है इसमें चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एग्रीड। लेकिन चार्ज अगर इधर पॉजिटिव चार्ज रहा होता बेटा, तो फील्ड लाइन रेडियली एमर्ज होकर नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो रही होती। तो दिस इज ए प्रैक्टिकल फील्ड, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब की बार बच्चों ने बात मानी, 26 वोट मिल गए मुझे, ठीक है, शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर 3 करो फटाफट। गलत सही जो समझ में आए आंसर जरूर करना है, ठीक है, ताकि हम सॉल्व कर सकें बचे हुए क्वेश्चंस को भी। क्वेश्चन नंबर 3। 12 वोट मिले हैं, बाकी सब भी करो भाई।
ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों ने वोट कर दिया। अब देखो बेटा, मैक्सिमम वोट मिले हैं कुछ ऑप्शन ए के लिए, तो आप सबका आंसर सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहले एलिमिनेट करते हैं बेटा। देखो, चार्ज क्यू है, किसी मेटेलिक प्लेट के ऊपर है, इनफाइनाइट मेटल प्लेट है, ठीक है, और डिस्टेंस डी पर एक चार्ज क्यू रखा है। सबसे पहले ऑप्शन डी को देखते हैं। फील्ड लाइंस क्या आपकी एकदम से मुड़ सकती हैं बेटा? नो सर। अगर ऐसे नो फील्ड सर। लाइंस मुड़ सकें तो क्या होगा कि इसी पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक ये वाला और एक ये वाला। हो ही नहीं सकता। टेंजेंट ड्रॉन टू ए फील्ड लाइन एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, दो भी क्या इनफाइनाइट हो गए, तो इनफाइनाइट लाइंस और इनफाइनाइट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है बेटा। ऑप्शन बी देखो, बी में तो फील्ड लाइन का ही पैटर्न समझ नहीं आ रहा, कुछ ऊपर जा रही है और कुछ नीचे आ रही है, दैट मीन्स बी इज रॉन्ग। ठीक। ऑप्शन सी देखो, सी हो सकता है, सी कैन बी अ पॉसिबल आंसर, बट ये प्लेट क्या दी हुई है बेटा? प्लेट इज गिवन एज मेटल प्लेट, और मेटल प्लेट गिवन होने की वजह से कि हमें क्या पता है कि मेटल्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मेटल्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। कैसे? अभी देखो हमने पढ़ा नहीं है पोटेंशियल, बट आपको समझाता हूँ हाउ मेटल्स कैन बी इक्विपोटेंशियल। ये वायर दिया बेटा मैंने आपको, इस पे एक साइड से मैं कनेक्ट 220 वोल्ट दे देता हूँ, तो इसके दूसरे एंड पे मुझे कितना वोल्ट मिलेगा? 220। यस सर। यस Yes, सर। sir. 220 वायर लगाते हो आप प्लग में, तो जितना वोल्टेज एक साइड से तो दूसरे पे भी उतना ही मिलता है ना। तो वायर्स आर मेटेलिक सरफेसेस, तो मेटेलिक सरफेसेस आपके क्या होते हैं? अगर आइडियल मेटेलिक सरफेसेस तो बोलते हैं कि इनका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है जीरो है, सर्किट में भी होंगे तो भी इक्विपोटेंशियल, बट यहाँ तो सर्किट में भी नहीं है। तो मेटल सरफेसेस आर जनरली कंसिडर्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे ये प्रॉपर्टी होती है कि फील्ड लाइंस विल लैंड एट 90 डिग्री ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो जो भी फील्ड लाइन होगी वो 90 डिग्री पर ही लैंड करेंगी, किस पे? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो ये चीज आप याद रखो, ये चीज आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी कि फील्ड लाइंस विल लैंड एट 90 डिग्री ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इसलिए ऑप्शन सी गलत हो गया, क्योंकि हमारा मेटेलिक सरफेस था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बेटा। 4 इज वेरी इजी क्वेश्चन, सब लोग फटाफट आंसर करो इसका। पोल लॉन्च कर देते हैं। हो गया। जो बच्चे 4 कर ले रहे हैं, जिन्होंने 4 को आंसर कर दिया है, वो 5 और 6 को भी आंसर कर दो। मैं उनके भी पोल लॉन्च कर रहा हूँ, 5 एंड 6। जो 4 कंप्लीट कर पाए वो 5 स्टार्ट कर दो। 5 भी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, और 5 पूरा हो जाए तो 6 भी कर दो। तीनों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं बेटा। सबसे पहले 4th करो। सभी बच्चे वोट करेंगे यार, 26 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, सब बच्चे वोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सभी बच्चे आंसर करो बेटा।
27 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अभी 21 वोट मिले, 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं बेटा। 5 भी कुछ बच्चों ने, 8 बच्चों ने किया, 6 भी किया। तो आप 5 और 6 करोगे, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 4 को पहले राइट आंसर बता देता हूँ। अगर 4 का आंसर आपका सही है तो 5 6 करते रहो, अदरवाइज 4 को सुनो, ठीक है। द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन सी, ठीक है बेटा। तो अब हम देखेंगे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने क्लास में किया था कि विच चार्ज इज पॉजिटिव। पहले बताओ चार्ज कौन सा पॉजिटिव है। दिस स्मॉल क्यू चार्ज इज पॉजिटिव इन नेचर बिकॉज यहाँ पे Small q. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एमर्जिंग रेडियली आउटवर्ड्स बेटा, ठीक है। और कैपिटल क्यू चार्ज इज नेगेटिव, तो कैपिटल क्यू वाला हमारा है नेगेटिव है, ठीक है। दिस इज नेगेटिव। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड हाइयर है बेटा, पॉजिटिव चार्ज का कि नेगेटिव का? पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइंस हम काउंट करें तो इधर देखो कितनी आ रही हैं, कितनी फील्ड लाइंस हैं, 6 7 8 9 10 11 फील्ड लाइंस आर एमर्जिंग आउट ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव में कितनी जा रही हैं, 1 2 3 एंड 4। तो जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक चार्ज से निकलती है, इसका मतलब उतना ही उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। तो हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज इज फार ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। और दूसरी बात, Q इज पॉजिटिव। तो अब इन दोनों चीज़ों को ढूंढो, तो Q स्मॉल q इज पॉजिटिव यहाँ दिया हुआ है, और फर्स्ट क्वेश्चन बस एक में ही दिया है क्या? हाँ, स्मॉल q इज पॉजिटिव ओनली एक में दिया है, और बाकी इसके साथ ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 करो। 5 पे मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे अटके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे बहुत सारे बच्चे अटके हुए हैं, है ना। क्या करना है बेटा, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है और सही भी आया है। The bob of a pendulum of mass 8 microgram carries an electric charge of 39.2 into 10 to power minus 10 coulombs, ठीक है। एक बॉब है, बॉब ऑफ पेंडुलम मतलब एक पेंडुलम है बेटा, उससे कोई वर्टिकल डायरेक्शन से किसी थीटा एंगल पर एक बॉब यानी कि कोई मास लटका हुआ है, ठीक है। अब बोला है कि दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ठीक है बेटा। तो आपको थीटा निकालना है। तो देखो अगर इसको ड्रॉ करें बेटा, तो देयर विल बी वन फोर्स दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। कौन सा एक्ट करता है पेंडुलम पे डाउनवर्ड? mg। mg. और कोई एक फोर्स होगा जो इधर राइट साइड में एक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। अब ये रेस्ट पे है, ये पेंडुलम ये मूव नहीं कर रहा, तो वो कौन सा फोर्स होगा? कुलाम्बिक फोर्स। आ क्यों रहा है बेटा? बिकॉज दिस इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करें बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज लोकेटेड होता है तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो इस एफ सी को अगर मैं कैलकुलेट करने लगूंगा, तो आई कैन राइट दिस एफ सी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट बेटा। और अगर mg को कैलकुलेट करें तो mg विल कम अप एज मास इंटू
जी को आप 10 ले लो, तो 8 इंटू 10⁻⁻9 किलोग्राम्स इंटू जी, तो ये आपका आ गया mg। और q इंटू ई कैलकुलेट करोगे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 39.2 इंटू 10⁻10 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो SI यूनिट में है 20 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से आपको FC और mg मिल गया। अब आपको थीटा निकालना है, तो वापस आते हैं डायग्राम पे बेटा। देखो इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये लाइन आपका वर्टिकल इधर एंगल जो बना रही है वो बनेगा, इधर जो एंगल आएगा वो थीटा आएगा। यस भाई, इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया तो दिस एंगल इज थीटा। अब यहाँ पे मैं अगर टेंजेंट थीटा लिखूँ, टेन थीटा विल कम अप एज FC डिवाइडेड बाय mg। क्यों बेटा? क्योंकि अगर ये FC को नीचे अगर प्रोजेक्ट करें तो दिस FC इज साइन का, FC इज परपेंडिकुलर एंड दिस mg इज बेस, तो FC बाय mg विल गिव अस टेंजेंट थीटा। तो मैं टेन थीटा को FC बाय mg लिख लूँगा और वहाँ से निकाल लूँगा थीटा की वैल्यू। तो FC टेन थीटा इज इक्वल टू फोर्स, कूलाम्बिक फोर्स अपॉन mg, और कूलाम्बिक फोर्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे 39.2 इंटू 10⁻10 इंटू 20 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय mg की वैल्यू 8 इंटू 10⁻8। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 आएगा, इसका मतलब क्या आएगा बेटा कि थीटा विल बी इक्वल्स टू, थीटा क्या आएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है। अब ये FC और mg की वैल्यू यहाँ से रख लेना है, FC इधर से उठाना, इधर फिट करना उसको, और mg यहाँ से उठाना और इसको यहाँ फिट करना। कैलकुलेट करोगे तो 1 आंसर आएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो उसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया है, 16 बच्चों ने वोट किया है और 12 ने सही आंसर किया है, ठीक है, शाबाश। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 100 मीटर स्क्वायर लाइंग इन द XY प्लेन इज, ये कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब देखो बेटा, हम ड्रॉ करते हैं XYZ एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वर्टिकल वाला Z। अब देर इज सम प्लेन ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, हाँ जी समीर, देर इज सम प्लेन ऑफ 100 मीटर स्क्वायर लाइंग ऑन द XY प्लेन। तो 100 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो XY प्लेन पे लाई कर रहा है। अब आप मुझे बताना कि क्या कोई फील्ड लाइन जो x डायरेक्शन में पॉइंटिंग है, यानी कि x के अलोंग है, क्या कोई फील्ड लाइन जो x के अलोंग है वो इस प्लेन से पास कर सकती है? No, sir. नहीं करेगी। No, कोई sir. फील्ड लाइन y के अलोंग है, क्या वो पास कर सकती है? नहीं करेगी। द ओनली फील्ड लाइंस विच कैन क्रॉस दिस प्लेन इज शुड बी अलोंग z एक्सिस, z के अलोंग होगी वही पास कर पाएगी, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है बेटा कि इसका मतलब हुआ कि जो हमारा जो लाइनें हैं वो z के अलोंग होगी, केवल वही पास करेंगे। तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट हमारे काम का है, बाकी x और y से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे x में कितना भी हो y में कितना भी हो, बिकॉज z कंपोनेंट ही होगा जो इस फील्ड जो इस प्लेन को पास करेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? एरिया शुड बी ट्रीटेड एज ए वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने डिस्कस किया। तो इसकी डायरेक्शन क्या लूँ अब मैं? K cap. Z cap. है ना, z कैप नहीं बेटा, k कैप, अरे k कैप z डायरेक्शन में होगा ना, ये तो पता है कि s वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया होता है और ये किसके बराबर होगा? k कैप डायरेक्शन होता है। i कैप आपकी x की डायरेक्शन होती है, y j कैप y में होता है और k कैप आपका z में होता है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि अगर मैं एरिया को एज ए वेक्टर क्वांटिटी लिखना चाहता हूँ तो दैट मीन्स इट इज नथिंग बट 100 k कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको दिया ही हुआ है। तो अब फ्लक्स निकालेंगे बेटा। फ्लक्स कैसे निकलता है? फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो मैं फ्लक्स को लिख रहा हूँ। अब देखो नीचे लिखते हैं फ्लक्स को। फ्लक्स इज इक्वल टू ई का मैग्नेट, ई वेक्टर क्या दिया है? आई कैप प्लस √2 जे कैप प्लस √3 के कैप
और इनका इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ करना है? इट शुड बी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करें बेटा? 100 के कैप के 100 साथ। K cap. तो डॉट प्रोडक्ट इसका करेंगे 100 के कैप के साथ। अरे 100 के कैप। तो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई और जे वाले कंपोनेंट तो जीरो, क्योंकि आई कंपोनेंट है ही नहीं। तो बचेगा क्या हमारा? फाइनल जो फाई की वैल्यू आएगी दैट विल कम अप एज 100 इंटू रूट 3। 100 इंटू रूट 3। तो 100 इंटू रूट थ्री क्या होता है? 1.732। उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन C. सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6। तो 16 बच्चों ने वोट किया, 10 ने सही किया, तो आप लोगों को आइडिया था इस क्वेश्चन का, शाबाश, है ना। अब सुनो, जिस बच्चे को इसको इन 5 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो वो लोग रुक जाओ, बाकी सब लोग ड्रॉप कर सकते हैं। और नोट्स की रही बात, तो नोट्स आज सारे नोट्स इकट्ठे करके इस पूरे चैप्टर के, ठीक है, वो सारे नोट्स, ये जितनी भी शीटें हैं सब इकट्ठी करके मैं आपको एक PDF में भेज दूंगा आज, ठीक है। तो इसकी टेंशन आज के बाद नहीं रहेगी आपको। B01, ठीक है। जिनको अब इन 6 क्वेश्चंस में डाउट है वो रुको, अदरवाइज यू कैन ड्रॉप ऑफ। क्लास हो गई है पूरी बेटा। बाय सर। Thank you.